प्रिय छात्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वीडियो में आपको फ्रांसीसी क्रांति के चैप्टर के बारे में आपको संक्षिप्त में बताने जा रहे हैं, लेकिन आप पेपर में इतने सारे क्वेश्चन देखेंगे कि बड़े ही आराम से आप 50 से 70% बना सकते हैं मात्र एक वीडियो से। मात्र एक वीडियो से मतलब है कि प्रत्येक अध्याय के आपको सिर्फ एक वीडियो देखने हैं, मतलब प्रत्येक अध्याय का आपको एक वीडियो देखना है। यदि किसी को पूरे में से पूरे मार्क्स चाहिए तो बाकी की वीडियो भी वो छात्र देख सकता है। अब बात करो कि सर नोट्स कैसे मिलेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। किताबें कुंजी सबके पास हैं, लेकिन याद नहीं होता है। हम इस वर्ष से हम MP सुपर 100 के छात्रों का सिलेक्शन कराने के बाद, एक्सीलेंस के छात्रों का सिलेक्शन कराने के बाद, कई परीक्षाओं में छात्रों को टॉप कराने के बाद, छात्रों की डिमांड है कि सर आप कक्षा 9th का सामाजिक विज्ञान पढ़ाएं। सर रिजल्ट बहुत ख़राब रहता है, बच्चे बहुत ज़्यादा फेल होते हैं, चाहे 10th हो चाहे 9th हो। तो प्रिय छात्रों, विश्वास मानो आप इस परीक्षा में टॉप करेंगे। इस विषय में तो आप टॉप 100% ही करेंगे। एक विषय देखने के बाद आप हमारे विज्ञान के वीडियो भी देख सकते हैं, तो उसमें भी आप टॉप करेंगे। पहला वीडियो है इसलिए हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, अन्यथा हम आपसे बहुत कम बात करेंगे। आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, समय बहुत कीमती है, आप सभी जानते हैं। तो अभी आपके त्रैमासिक पेपर हुए हैं, रिजल्ट आपके पास है, आपने देखा कि कितना अच्छा या कितना बुरा रिजल्ट आपका आया है। मगर हमारे यह वीडियो देखने के बाद सिर्फ देखना है, याद कराएंगे हम, याद कराने की गारंटी हमारी है, सिर्फ आपको देखना है। बस आप देखना कि मतलब वीडियो देखने के बाद आप देखना कि आप किसी भी कुंजी, किसी भी गाइड, कितने भी वर्षों के पेपर आप जब आप अपने सामने रखोगे तो एक एक प्रश्न का आंसर आप बड़े ही सहजता से दे सकते हो। एक भी प्रश्न का आंसर आपसे मिस नहीं होगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम आपसे बिल्कुल भी ऐसी फालतू की चर्चा, फालतू नहीं मतलब की चर्चा थी तो वो नहीं करेंगे। तो पहला वीडियो इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। तो हम फ्रांसीसी क्रांति क्यों पढ़ रहे हैं, विदेश की बातें क्यों पढ़ रहे हैं, तो आप में से हम में से भविष्य में कोई भी किसी भी देश का शासक बन सकता है। माने पुराने ज़माने की बात करें तो राजा बन सकता है। अब कभी कभी क्या होता है, कोई राजा अपने आप को देवी अवतार समझने लगता है और फिर वो जनता पर अत्याचार करता है, और लास्ट में उसकी जो दुर्गति होती है, जो अंत होता है, बहुत ही भयानक होता है। जैसे कि हिटलर था, जर्मनी के लोगों पर इतना अत्याचार किया, एक तरह से जर्मनी देश को बर्बाद कर दिया। लास्ट में उसे अपने साथियों सहित आत्महत्या करनी पड़ी। सोचो क्या होगा। अभी कहते हैं क्या तुम हिटलर हो, लास्ट में क्या होगा, मरना पड़ा उसको, बुरी दुर्गति से मरना पड़ा। इसी तरह मेरे बच्चों, फ्रांस राजवंश में एक राजा होता है लुई 16वां, उसको भी फांसी दी जाती है। जब उसका शासन समाप्त होता है, वहाँ की सत्ता का परिवर्तन होता है, तो उसको फांसी पर लटकाया जाता है, उसको गिलोटिन पर चढ़ाया जाता है। तो बहुत ही कम शब्दों में अपन पूरी जानकारी समझते हैं। तो प्रिय छात्रों, फ्रांस में, कहाँ, फ्रांस देश में फ्रांस देश में पहले राजवंश ही चलते थे। तो एक राजवंश होता है, उस राजवंश का नाम है बूरबो। वैसे नाम से ही स्पष्ट है, बर्बर। बूरबो और बर्बर, जानते हैं बर्बर कैसा होता है, जिसको कोई सभ्यता नहीं होती वो बर्बर होता है। तो बूरबो राजवंश में एक राजा होता है, उसका नाम है लुई 16वां। कौन सा राजा होता है, फ्रांस में लुई 16वां एक राजा बनता है। यह 10 मई 1774 को फ्रांस की राजगद्दी पर बैठ जाता है।
माने ये राजा बन गया, राजगद्दी पर बैठ जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फ्रांस में एक बूर्बो राजवंश नाम का राजवंश चलता है, उसमें एक लुई 16वां नाम का राजा होता है। वो 10 मई 1774 को राजगद्दी पर बैठ जाता है। ये डेट याद रखना है, 10 मई 1774। कैसे याद रहेगा आपको? दो मन के हारे हारे, मन के हारे हारे और मन के जीते जीते। तो इसने क्या लगाई? इसने अपने आप में एक दम लगाई, इसके अंदर चाहत उत्पन्न हुई, मैं क्यों राजा नहीं बन सकता हूं। दम से अपन याद रखेंगे मेरे बच्चों 10 मई। 10 मई। चाहत से अपन याद रखेंगे 74। जैसे ही कभी मेरे बच्चों ये पेपर में प्रश्न आता है, आपको याद रहेगा गारंटी से कि फ्रांस की राजगद्दी पर लुई 16वां कब बैठा था? 10 मई 1774। चाहत से याद रखोगे 1774 और 10 मई, उसमें दम थी। ये इतना निरंकुश था, नए नए प्रकार के कर लगाता था। इसने अपना पूरा खजाना खाली कर दिया था। खजाना खाली हो गया तो नए कर लगाता है। ये पेपर में प्रश्न बनता है मेरे बच्चों, उसका खजाना खाली कैसे हो गया? ब्रिटेन युद्ध के कारण इसका खजाना खाली हो गया और इसने फिर 10 अरब लिब्रे का कर्ज ले लिया, कर्ज बढ़ गया इस पे, तो इसका खजाना खाली हो गया। अब कुछ समय बाद बीच में सत्ता का परिवर्तन होता है। तो मेरे बच्चों एक डेट होती है 21 जनवरी 1793। 21 जनवरी 1793 को जब नई सत्ता आती है, नया शासन आता है, तो उसको गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता है। अब छात्र कहेंगे सर ये गिलोटिन क्या होता है? तो मृत्यु दंड देने वाला गिलोटिन एक यंत्र होता है। गिलोटिन क्या है? मृत्यु देने वाला एक यंत्र होता है। पेपर में ऐसा आ सकता है कि इसको फांसी पर कब चढ़ाया गया? 21 जनवरी 1793। इसको गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया? 21 जनवरी 1793। देखो, एक शब्द में भी आ सकता है, जोड़ी में भी आ सकता है और रिक्त स्थान में भी आ सकता है। लुई 16वें को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया? 1793 में। लुई 16वें को फांसी कब दी गई? 1793 में। डेट भूल जाओगे, पता है, इसलिए तो आप हमारा वीडियो देख रहे हो। देखो, यहाँ की मेरे बच्चों जो जनता थी वो इससे बहुत त्रस्त हो चुकी थी, बहुत त्रस्त। जब ये मरा, माने जब ये मर गया तो जनता तर गई। अच्छा ही बताओ, आपने एक शब्द नहीं सुना है, अच्छे कर्म करोगे तो तर जाओगे। तरने के लिए आप क्या क्या काम करते हो? स्वर्ग जाने के लिए क्या काम करते हो? तरने के लिए अपने मम्मी पापा से पूछना, तरना क्या होता है? भव सागर से तरना। तो यहाँ की जनता तर गई अब, क्योंकि ये मर गया, फांसी पर चढ़ा दिया, जनता तर गई। तरन, तो तरन माने 93। ये डेट याद रहेगी आपको, 93, 1793। जनता तर गई। 21 जनवरी याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे याद तो कोई आवश्यकता नहीं। इसकी पत्नी का नाम कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? मैरी एंटोनिया इसकी पत्नी का नाम है, ठीक है? ऐसी छोटी बातें तो नहीं पूछते हैं, लेकिन बता दिया इसकी पत्नी का नाम था मैरी एंटोनिया। अब देखो, इसका जो सफ़र है और इसके मध्य का जो सफ़र है वो कैसा रहा, वो अपन देख लेते हैं कम शब्दों में। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए आप, अब बीच बीच में क्या होता है। प्रिय छात्रों, जब इसका अत्याचार बढ़ रहा था तो फ्रांस की क्रांति शुरू हो जाती है। क्रांति कौन करते हैं? आप जैसे युवा नेता क्रांति करते हैं। तो मेरे बच्चों, फ्रांस की जब क्रांति होती है
तो वहाँ पर रूसो का एक दार्शनिक है। कौन है रूसो? एक दार्शनिक है। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है फ्रांस की क्रांति में। तो क्या है? दार्शनिक है। तो फ्रांस की क्रांति जो है मेरे बच्चों 1789 में शुरू हो जाती है। फ्रांस की क्रांति कब शुरू हो जाती है? 1789 में। फ्रांस की क्रांति कब शुरू हो जाती है? 1789 में फ्रांस की क्रांति शुरू हो जाती है। अब 1789 में मेरे बच्चों बहुत सारे कारण होते हैं, इसलिए क्रांति होती है। क्या हुआ 1789 में? वहाँ पर पाव रोटी बहुत खाई जाती है, तो पाव रोटी के दाम बढ़ गए। एक कारण तो ये हो गया, पाव रोटी के दाम बढ़ गए। पाव रोटी के दाम बढ़ गए। दूसरा क्या हुआ? सेंसरशिप समाप्त कर दी, दूसरा काम। तीसरा क्या हुआ? वहां पर एक जेल थी, बास्तिल ध्वंस हो गया। 1789 के कार्य पूछे जाते हैं मेरे बच्चों, समझो बात। जब 1789 में क्रांति हुई, जैसे कि अभी आप देखा होगा बगल के देश बांग्लादेश में एक तरह की क्रांति हुई। वो जो वहाँ की जो प्रधानमंत्री थी उनको अपना देश छोड़ना पड़ा। तो 1789 मेरे बच्चों क्या होगा? पाव रोटी के दाम बढ़ गए, तो लोगों में जीविका का संकट उत्पन्न हो गया। लोग जिंदा कैसे रहे? पाव रोटी के दाम बढ़ गए। अपन गेहूं की रोटी खाते हैं, गेहूं के दाम बढ़ जाए, चावल के दाम बढ़ जाए। अपन दक्षिण भारत में चावल खाते हैं, तो क्या होगा? भूखों मरेंगे। इसी प्रकार मेरे बच्चों क्या है? 1789 में पाव रोटी के दाम बढ़ गए, सेंसरशिप समाप्त कर दी। अब बास्तिल ध्वंस का मतलब है वहां पर मेरे बच्चों बास्तिल नाम की एक जेल थी, उसमें कैदी बंद थे। कौन कैद होंगे? जो उस शासन का विरोध करते होंगे, तो उनको जेलों में बंद कर दिया था। तो लोगों ने बास्तिल जेल थी उसको तोड़ दिया, तो बास्तिल का विध्वंस कर दिया। तो वहाँ से जो कैदी हैं मेरे बच्चों, ये सब कैदी जो है वहाँ से फरार हो गए। ये 1789 में मेरे बच्चों आपसे पूछा जाता है। मेरे बच्चों अकेले रूस तो मतलब इतना कर नहीं सकते थे, सहायता देने वाले भी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो देखो, एक थे मेरे बच्चों लॉक, एक थे थॉमस, एक थे बाल्टियर। ये पूछा जाता है कि फ्रांस की क्रांति के प्रमुख नेताओं के नाम बताओ। फ्रांस के प्रमुख नेताओं के नाम बताओ, तो आपको लिखना पड़ेगा रूसो, लॉक, थॉमस, बाल्टियर। याद कैसे रखोगे? रुलाया था। बाल्टियर ने क्या कहा था? रुलाया था, मरना पड़ा 93 में। बाल्टियर ने क्या कहा? रुलाया था। रूसो, ला से लॉक और था से थॉमस। रुलाया था। बाल्टियर ने कहा रुलाया था। फिर बाल्टियर ने फिर क्या कहा? कि उसका अंत भी हो जाएगा। रुलाया था बाल्टियर, ऐसे अपन को याद रखना है। अब प्रश्न क्या क्या बनेगा कि फ्रांस की क्रांति के प्रमुख दार्शनिक थे। ये रिक्त स्थान में भी आ सकता है, कैसे भी आया, क्या करना अपन को। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख दार्शनिक कौन थे? रूसो थे। ये आपको याद कर लें। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख दार्शनिक कौन थे? रूसो थे। ये आपको याद कर लेना है। क्या याद करना है? फ्रांस की क्रांति के प्रमुख दार्शनिक कौन थे? रूसो थे। यहाँ थोड़ा सा हम साफ करते हैं, रूसो के बारे में और जानकारी पेपर में आती है। क्या क्या आती है वो देख लेते हैं। क्या आती है वो देख लेते हैं। देखो, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, ये आपको याद रखना है।
सामाजिक समझौते का सिद्धांत किसने दिया? रूसो ने दिया। सामाजिक समझौते का सिद्धांत किसने दिया? रूसो ने दिया। अपन ने सुना होगा सोशियोलॉजी माने समाजशास्त्र। तो सामाजिक माने समाज, तो अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं, या पेपर में प्रश्न आएगा, पूछा जाएगा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। पेपर में प्रश्न आएगा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो है। देखो सोशल माने समाज, इससे याद रखेंगे अपन, इससे अपन याद रखेंगे सोशल माने समाज। तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक लिखी रूसो ने। सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया। एक याद कर लो आप, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। प्रमुख दार्शनिक थे रूसो, ये भी आपको यहाँ समझ में आ चुका है। अब इसके बाद कौन थे? इसके बाद थे आपके लॉक। अपन ने याद किया था, रुलाया था। तो लॉक के बारे में मेरे बच्चों क्या प्रश्न बन सकता है? लॉक के बारे में प्रश्न बनेगा कि ये कहता था, लुई 16वां कहता था मैं देवी अवतार हूं, ऐसा करो, आप चाहे गलत काम हो ऐसा करो, आपको ये सजा दी जा रही है। तो किस दी जा रही है? तो मैं देवी अवतार हूं, वो कैसा कहता था। तो लॉक ने इसके देवीय अवतार सिद्धांत का खंडन किया। लॉक ने क्या कहा? इसके देवीय अवतार सिद्धांत का मेरे बच्चों खंडन किया लॉक ने। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, खंडन, इतने से ही प्रश्न बन जाएगा। लॉक ने इसके देवीय अवतार सिद्धांत का खंडन किया, माने एक बात लॉक करो। वो आता ना कौन बनेगा करोड़पति, एक बात लॉक करो। तो इसने कहा एक बात लॉक करो, ये देवता नहीं है, ये आम मनुष्य है, इसकी गलत बात क्यों मानते हो, अपना दिमाग चलाओ। तो लॉक के बारे में अपन ने पूरी बात जान ली। अब यहाँ एक बाल्टेर थे, तो बाल्टेर के बारे में पेपर में तो आज तक ऐसा कुछ पूछा नहीं गया है, ठीक है। अब हम समझते हैं यहाँ पर मेरे बच्चों एक नए वहाँ के क्रांतिकारी के बारे में। उनका नाम है मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू पर मेरे बच्चों प्रश्न आता रहता है। मॉन्टेस्क्यू पर हमेशा मेरे बच्चों प्रश्न आता है। क्या है मॉन्टेस्क्यू? मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति विकेंद्रीकरण का सिद्धांत दिया। मॉन्टेस्क्यू ने क्या दिया? शक्ति विकेंद्रीकरण का सिद्धांत। याद कैसे रखोगे? देखो मन है, मन में बहुत शक्ति है, मन में बहुत शक्ति है, मन में बहुत ताकत है, ठीक। शक्ति को केंद्रित करना अपने आप को, मन जो है आप लगाओ, मन को केंद्रित करो, शक्ति आपके पास होगी। तो याद रख सकते हैं मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति विकेंद्रीकरण का सिद्धांत। देखो अब जोड़ी आ गई, एक तरफ लिखा है मॉन्टेस्क्यू और दाहिने तरफ जोड़ी में लिखा है और शक्ति विकेंद्रीकरण का सिद्धांत। तो आपको याद रहेगा, सर बोले थे मन केंद्रित करना चाहिए तो बहुत शक्ति आती है। तो मॉन्टेस्क्यू ने दिया शक्ति विकेंद्रीकरण का सिद्धांत। मॉन्टेस्क्यू ने क्या दिया? शक्ति विकेंद्रीकरण का सिद्धांत दिया। मेरे बच्चों मॉन्टेस्क्यू ने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम क्या है? द स्पिरिट ऑफ लॉज। द स्पिरिट ऑफ लॉज। मॉन्टेस्क्यू ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज। क्या उस पुस्तक का नाम क्या है? द स्पिरिट ऑफ लॉज। मॉन्टेस्क्यू की एक पुस्तक है। इसमें इतनी अच्छी बातें लिखी हैं, जिस किसी भी फ्रांसीसी नागरिक ने पढ़ा वो क्रांति में कूद गया। इसलिए इस पुस्तक को क्रांति की बाइबल कहा जाता है। जो ईसाई लोग होते हैं उनकी धार्मिक पुस्तक है बाइबल, ठीक है।
तो इस पुस्तक को क्रांति की बाइबल कहा जाता है। क्रांति की बाइबल। इस पुस्तक को मेरे बच्चों क्या कहा जाता है? दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, यहाँ लिख देते हैं, नहीं दिखेगा नहीं। इसे क्या कहा जाता है? क्रांति की बाइबल। इस पुस्तक को क्रांति की बाइबल कहा जाता है, द स्पिरिट ऑफ लॉज। देखो सारी बातें बता दी। मॉन्टेस्क्यू शक्ति विकेंद्रीकरण का सिद्धांत दिया। पुस्तक का नाम द स्पिरिट ऑफ लॉज, यहाँ से बन जाएगा आधा सा और टा, स्पिरिट ऑफ लॉज। यह क्या है? यह पुस्तक जो है मेरे बच्चों क्रांति की बाइबल है। यह जो पुस्तक है क्या है? क्रांति की बाइबल है, द स्पिरिट ऑफ लॉज। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है। प्रिय छात्रों, एक सिद्धांत होता है कार्य कारण। किसी भी कार्य होने का कोई कारण होता है। कोई भी काम हुआ है तो उसका कोई ना कोई कारण होगा। झगड़ा हो जाए तो ऐसा थोड़ी होता है, कहीं ना कुछ कारण होता है। तो जो लुई सोलवा था, ये कब मर गया था? मर गया था। मरने के बाद क्या हुआ जनता का? जनता तर गई थी, माने 1793 में ये मर गया था। ठीक है प्रिय छात्रों, यहाँ पर बहुत सारे आपके प्रश्न बनेंगे, वो ट्रिक्स से हम बताते चलेंगे, बिल्कुल अच्छी अच्छी ट्रिक्स से। कैसे? फ्रांस का मेरे बच्चों एक राष्ट्रगान है। क्या है? अपने अपने देश का होता है राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगान है मार्शले। पेपर में प्रश्न आएगा कि फ्रांस का राष्ट्रगान क्या है? मार्शले। मर गया 1793 में। कौन मर गया? लुई सोलवा। तो फिर वहाँ की जो नेशनल असेंबली थी, जो नवनिर्वाचित सभा थी, तो सबने विचार किया, तो राष्ट्रगान बनाया, उसका नाम रखा उनने, उसका नाम था मार्शले। तो मेरे बच्चों यहाँ देखो 1791 में वहाँ एक नवनिर्वाचित सभा बनती है। क्या होता है 1791 में? एक नवनिर्वाचित सभा बनती है जिसका नाम क्या रखा गया? नेशनल असेंबली। सभी अलग अलग देशों की अलग अलग संसद होती है। अपने देश में क्या है? संसद है। ठीक है, तो वहाँ 1791 में एक नवनिर्वाचित सभा बनती है मेरे बच्चों, उसका नाम दिया गया कि ये नेशनल असेंबली है। अब मेरे बच्चों फिर 1792 में फ्रांस जो है गणतंत्र देश बन जाता है। फ्रांस गणतंत्र देश बन जाता है। अपना जो मेरे बच्चों संविधान है 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था। हम एक गणतंत्र देश बन चुके थे आज़ादी के बाद। कुछ दिनों के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से लागू कर दिया गया और हमने पहला गणतंत्र दिवस मनाया। मेरे बच्चों जो 26 जनवरी है, जब संविधान पहले ही बन गया तो 26 जनवरी को क्यों पूर्णतः लागू किया गया? उसका कारण था क्योंकि हमारे वीर क्रांतिकारी 1930 से 1930 26 जनवरी 1930 के दिन उन्होंने अपने आप को स्वाधीन मानना शुरू कर दिया और पहला स्वाधीनता दिवस उन्होंने मनाया था। तो वो उस डेट को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी डेट को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी को पूर्णतः संविधान लागू किया गया, गणतंत्र बन गया। तो 1792 में फ्रांस जो है गणतंत्र बन गया, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, और जब गणतंत्र बन गया सभी लोगों ने कहा कि इसको क्या सज़ा दी जाए? लुई सोलवे को, लुई सोलवा जो था इसको क्या सज़ा दी जाए? आज भी जब क्रांतिकारियों को मार देता है तो बाद में जो खराब व्यक्ति था उसको सज़ा दी जाती है, पता करना। तो लुई सोलवा था, इसको मेरे बच्चों 1793 में इसको फांसी दी गई।
अंत क्या होगा, बुरा अंत होगा। तो बुरा काम नहीं करना चाहिए, इसलिए हम ये चीज़ें आपको बता रहे हैं। किसी भी सरकार को चलाने के लिए मेरे बच्चों कर की आवश्यकता होती है। कर माने टैक्स, अपन भी टैक्स देते हैं, सब लोग टैक्स देते हैं। तो फ्रांस के बारे में दो प्रकार के कर का जिक्र होता है। एक है टाइल कर, जो कि एक प्रत्यक्ष कर होता है। पेपर में प्रश्न बनेगा टाइल कैसा कर है, टाइल एक प्रत्यक्ष कर। फ्रांस के संदर्भ में टाइल क्या है, एक प्रत्यक्ष कर है, एक डायरेक्ट कर है, डायरेक्ट टैक्स है। कभी कभी आपको घुमा दिया जाता है और लिख दिया जाता है टाइद क्या है, जोड़ी है। बाएं तरफ टाइल लिखा है, टाइद लिखा है, और दाहिने तरफ प्रत्यक्ष लिखा है और चर्च के द्वारा लगाया जाने वाला कर लिखा है। तो टाइद जो है मेरे बच्चों एक धार्मिक कर है। प्रश्न धार्मिक कर भी आ सकता है, ठीक है। तो चर्च के द्वारा लगाया जाने वाला कर है, चर्च द्वारा लगाया जाने वाला कर, इसको धार्मिक कर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको धार्मिक कर भी बोलते हैं, क्योंकि जो ईसाई धर्म है उनका जो मंदिर होता है वो क्या, चर्च है। तो पेपर में प्रश्न भी बन सकता है कि टाइद क्या है, एक धार्मिक कर। किसने लगाया था, चर्च ने लगाया था। तो कृषि उपज का जो कृषि उपज का 10वां हिस्सा होता था, चर्च को देना पड़ता था। समझ रहे बात। तो टाइल पर भी प्रश्न आया है मेरे बच्चों, और टाइद पर भी मेरे बच्चों कई बार प्रश्न आया। जब ये मर जाता है, इसका अंत हो जाता है, तो अब डेट आती है मेरे बच्चों 1794। इस डेट को भी आपको याद रखना है। तो कुछ सभी डेट हमने क्रम से बता दी, अच्छा लगेगा आपको। मेरे बच्चों क्या था, 781 से 1794 तक फ्रांस का जो रुपया होता है, रुपया, उसका नाम था लिब्रे। क्या था, लिब्रे। फ्रांस का मेरे बच्चों जो रुपया होता है उसका नाम था लिब्रे, ठीक। 781 से इसका नाम 1794 तक क्या था, जब 1793 में मर गया लुई 16वां, तो 1794 में वहाँ की नेशनल असेंबली ने कहा कि रुपये जो लिब्रे नाम की रुपया मुद्रा है इसको समाप्त कर दो, इसको समाप्त कर दो। भ्रष्टाचार का ये धन होगा कईयों के पास, तो इसको समाप्त कर दो, रखे रहेंगे अपने, कई लोग होते हैं भ्रष्टाचारी। तो पेपर में प्रश्न आएगा कि फ्रांस में 781 से 1794 तक चलने वाली मुद्रा का नाम था लिब्रे। कब समाप्त कर दी गई, 1794 में। ये माइंड में कैसे बैठेगा कि कब समाप्त कर दी गई। कब मर गया था लुई 16वां, 1793 में। जब वो मर गया तो अलग अलग नीतियाँ बनाई जाने लगी। तो 1794 में मेरे बच्चों लिब्रे मुद्रा को जो है समाप्त कर दिया गया। मेरे बच्चों जो फ्रांस की क्रांति है, अपने देश में क्या प्रभाव पड़ा। सभी देशों में प्रभाव पड़ता है, अखबार चलते थे, जानकारियाँ पहुँचती थी। तो अपने देश में मेरे बच्चों फ्रांस की क्रांति से टीपू सुल्तान व राजा राम मोहन राय। तो फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा पाई थी किसने, टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय ने प्रेरणा पाई थी कि उस समय जब अंग्रेज थे अपने देश में तो उनसे कैसे निजात पाई जाए, उनको कैसे भगाया जाए। तो फ्रांस की जो क्रांति थी मेरे बच्चों, जो फ्रांस की क्रांति थी, इससे प्रेरणा पाने वाले अपने देश के कौन थे, टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय। तो रिक्त स्थान में ऐसा पूछा जा सकता है कि टीपू सुल्तान और ... ने क्रांतिकारी फ्रांस के विचारों से प्रेरणा प्राप्त की। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय, ऐसा आ सकता है ... ने
क्रांतिकारी फ्रांस के विचारों से प्रेरणा प्राप्त की? टीपू सुल्तान लिख सकते हो, एक शब्द में भी आ सकता है। तो टीपू सुल्तान और राजा राममोहन राय जी ने फ्रांस के क्रांतिकारी विचारों से मेरे बच्चों प्रेरणा प्राप्त की। आशा करते हैं ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया। अब यहाँ आपको और क्या याद रखना है मेरे बच्चों, इसको पहले हम आपका वीडियो समाप्त होने वाला है। आशा करते हैं आपको समझ में जानकारी आ रही है। अब आपको मेरे बच्चों याद रखना है कुछ डेट्स और याद रखनी है। क्या रखनी है? 1804। 1804 में मेरे बच्चों क्या होता है? नेपोलियन बोनापार्ट ने, कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। फ्रांस का सम्राट घोषित किया। ठीक है, कब किया? 1804 में। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया, कर दिया जबरदस्ती। भाई साहब कई बार ऐसा होता है। ठीक है, अब 1815 में वाटरलू का युद्ध होता है। कब युद्ध होता है वाटरलू का? 1815 में। 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की हार होती है। 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की क्या होती है? हार। माना युद्ध में हार जाता है नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है मेरे बच्चों, फिर 1848 में फ्रांसीसी उपनिवेशों से 1848 में फ्रांसीसी उपनिवेशों से, याद रखें आप, फ्रांसी उपनिवेशों से दास प्रथा का उन्मूलन होता है। माना दास प्रथा जो है समाप्त हो जाती है। दास प्रथा समाप्त, याद रखें। 1848 में फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा का उन्मूलन हो जाता है, आपको याद रखना। देखो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। याद कैसे रखोगे? 4 पार्ट अपने 4 पार्ट। तो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। 1815 में वाटरलू का युद्ध होता है जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो जाती है। 1848 में फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा का उन्मूलन हो जाता है। दास प्रथा मेरे बच्चों समाप्त हो जाती है। अब आपको याद रखना है, इसको हम समाप्त कर देते हैं, इसको हम साफ कर देते हैं। प्रिय छात्रों, कई बार प्रश्न बन जाता है कि जैकोबिन क्लब होता है एक, क्या होता है? जैकोबिन क्लब। तो जैकोबिन क्लब में कौन कौन थे? ठीक है, देखो नौकर, ठीक है, और मुद्रक और दिहाड़ी मजदूर। और कौन थे? दिहाड़ी मजदूर। और इनका जो मेन लीडर था, वो नेता था, जैकोबिन क्लब का जो नेता था वो कौन था? लीडर था रॉबेस्पियर। रॉबेस्पियर इसका नेता था, लीडर था। देखो ये रॉबेस्पियर कहता था कि वो लोग 9 मुड़ी के बन जाएं। वो लोग जो खराब लोग हैं वो 9 मुड़ी के बन जाएं। यदि आप हमारी बात मानोगे और हमारे जैकोबिन क्लब में शामिल हो जाओगे तो आपको लाभ होगा। तो जैकोबिन क्लब के कौन कौन सदस्य थे? नौकर, मुद्रक, दिहाड़ी मजदूर। 9 मुड़ी के बन जाओ, वो बन जाए 9 मुड़ी के, तब भी हम जीतेंगे, कहता था रॉबेस्पियर। 9 मुड़ी, नौकर, मुद्रक और दिहाड़ी मजदूर इसके सदस्य थे। इसका नेता था, वो था रॉबेस्पियर। अब कभी कभी जोड़ी आ जाती है या
कुछ भी आ जाए, शोकलांत का मतलब क्या है? शोकलांत का मतलब है बिना घुटनने वाला। शोकलांत का मतलब है बिना घुटनने वाला। शोकलांत का मतलब है बिना घुटनने वाला। मेरे बच्चों, 1946 में यहाँ की महिलाओं को, फ्रांस की महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। वोट का अधिकार मिल जाता है। वोट का अधिकार मिल जाता है 1946 में। और 1991 में यहाँ की जो नेशनल असेंबली है, फ्रांस की जो नेशनल असेंबली है ने मानव अधिकारों की घोषणा की। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यहाँ के कुछ पूछे जा सकते हैं रंग, नीला, सफ़ेद और लाल। पूछ सकते हैं कि यहाँ के जो राष्ट्रीय रंग हैं वो कौन से हैं? तो नीला, सफ़ेद, लाल। नीला रंग, सफ़ेद और लाल। नीला, सफ़ेद, लाल यहाँ के राष्ट्रीय रंग हैं। प्रिय छात्रों, आशा करते हैं आपको बात हमारी समझ में आई है। और यहाँ पर एक वर्साय नाम का स्थान भी है। तो वर्साय में स्टेट्स जनरल का अधिवेशन होता है। वर्साय में स्टेट्स जनरल का अधिवेशन होता है। ये भी पेपर में प्रश्न पूछ सकते हैं। जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? नौकर थे, मुद्रक थे, दिहाड़ी मजदूर थे। ये पता चल गया। लुई सोलवे को फांसी कब दी गई थी बता दो? 1793 में दी गई थी, आपको पता है। यहाँ की महिलाओं को वोट का अधिकार कब मिला? 1946 में मिला, ये भी आपने बता दिया। लिब्रे मुद्रा कब समाप्त कर दी? उसके मरने के बाद, माने 1794 में लिब्रे मुद्रा समाप्त कर दी। तो प्रिय छात्रों, आशा करते हैं आपको जानकारी समझ में आई है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। स्वस्थ रहें, खुश रहें।